हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में चार्ज के बारे में थर्ड टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन देख लिया है कि चार्ज होता क्या है। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम कैसे चार्ज करेंगे। इस लेक्चर में हमें चार्ज के 3 बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करनी है। चार्ज के बारे में एक प्रॉपर्टी जो आप लोग बचपन से जानते हैं वो ये है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सबको पता है, ये वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा 3 और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करना है। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया कि जो चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम Q से डिनोट करते हैं। उसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, लेकिन यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है हमें कि जो चार्ज है उसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखेंगे ना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है ना, स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो आइए 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको पहले उनका नाम देख लेते हैं और फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पहली प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड प्रॉपर्टी जो इन दोनों प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आएगा तो ये क्वांटाइजेशन से आएगा, अगर आएगा तो। इन दोनों से तो नहीं आएगा, क्वांटाइजेशन से आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। अब अपन एक एक करके देख लेते हैं। नाम याद हो गया, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। इसी ऑर्डर में याद करते हैं अपन, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो देखने जा रहे हैं वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हेडिंग डालेंगे आप, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो नाम से पता चल रहा है एडिटिविटी का मतलब क्या है। सिंपल यहाँ पे कुछ एडिशन होने वाला है। एडिटिविटी क्या बोलती है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज निकालना है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो वो इक्वल होता है सम ऑफ, या आप बोल दो अलजेब्रिक सम। वो इक्वल होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। किसी भी बॉडी पे अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो उस बॉडी के जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनका आप अलजेब्रिक सम कर लो। अलजेब्रिक सम ऑफ all their individual charges। algebraic sum of all the individual charges। बस ये कहती है ना, स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा वो देखना बाद में। अभी ये समझ लेते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज निकालना, उस पर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस फैले हुए हैं, तो आप क्या करो, जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे लिखा अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि विद देयर साइन आपको ऐड करना है। तो अगर कहीं +2 कूलम लिखा है तो प्लस के साथ ऐड करो, अगर कहीं -5 कूलम लिखा है तो माइनस के साथ ऐड करो। इसलिए यहाँ पे लिखा है अलजेब्रिक सम। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, है ना, वो नंबर्स को एडिशन भी क्या कहता है, अलजेब्रिक सम होता है। इसी तरह जो चार्ज का एडिशन होगा वो भी अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे एक चार्ज यहाँ लिखा है +Q। यहाँ लेटर सपोज दे लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं +Q1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं -Q2, इसको ले लेते हैं -Q3 और इसको ले लेते हैं +Q4। ऐसे हमारे पास टोटल चार्ज है ना। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज बताओ। तो जो इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा, जो Q टोटल होगा, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम। सारे जो चार्जेस है उनका अलजेब्रिक सम, यानी विद देयर साइन आप ऐड कर दो। तो Q क्या है, प्लस का है। ठीक है, फिर -Q2 है, फिर -Q3 है और फिर +Q4 है। बस यही प्रॉपर्टी है काय की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज यही कहता है।
जो भी आपको टोटल चार्ज निकालना है तो इंडिविजुअल जो चार्जेस है उनको ऐड करो विद देयर रिस्पेक्टिव साइन। समझ में आ गया? एडिटिविटी क्लियर है? देखो ऐसा कुछ मुश्किल तो नहीं है ये। एक एग्जांपल अगर देखें अपन, ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज इसमें एक 1 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है, एक लेट अस सपोज -5 कूलम का चार्ज है, और एक ले लेते हैं अपन +7 कूलम का चार्ज। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इस पे टोटल चार्ज बताओ, तो आप क्या लिखोगे? जो भी Q टोटल होगा वो इंडिविजुअल सम करना पड़ेगा सबका, है ना। तो पहला कौन है? +1 कूलम, फिर है -2 कूलम, फिर है -5 कूलम, और फिर क्या दिख रहा है आपको लास्ट में? +7 कूलम। तो ऐड कर दो बस सिंपल विद देयर साइन। ठीक है, तो ये हो गया -7, -2 -5 -7, -7 से +7 गया, तो क्या आंसर आ रहा है? Q टोटल आ रहा है +1 कूलम। ठीक है, तो आपको जब एडिटिविटी बस यही कहता है, अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो विद देयर साइन आप ऐड कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले दो चीजें और पढ़ी होंगी लास्ट क्लास के अंदर, 11th में और 9th में, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की ऐसी ही प्रॉपर्टी है, और वो क्या कहती है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो अगर इसका स्टेटमेंट देखें तो क्या लिख सकते हैं अपन? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सबको याद ही होगा आप तो। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one object to another, but it can be transferred from one object to other। ठीक है, तो चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक बॉडी पे चार्ज है तो हम दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट तो ये है, समझ में आ गया। अभी इसको और अच्छे समझेंगे। एक दूसरा स्टेटमेंट जो बुक में लिखा रहता है, आप चाहो तो ये वाला याद कर लो, चाहो तो दूसरा वाला याद कर लो, जो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट बुक में लिखा रहता है वो कुछ यही है, थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा है। तो वो ये लिखा रहता है, इन एन isolated system the total charge remains constant, the total charge remains constant। तो ये भी वही है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा है। इन्होंने बोला है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, ठीक है, तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या मतलब है? अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं, है ना। मेरा कर रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट यही कह रहा है, बस वो ये कह रहा है कि जो कोई सिस्टम है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें टोटल चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। देखो क्या मतलब है इसका। अपन ने लास्ट क्लास में जब मेथड ऑफ चार्जिंग देखा था तो उसमें मैं बताया था कि मान लो ये एक स्फेरिकल बॉडी है, और इस स्फेरिकल बॉडी पे लेट अस सपोज 4 कूलम का चार्ज है ना। इसी सेम साइज का और सेम शेप और सेम मटेरियल की एक दूसरी स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, दोनों, लेकिन इस पे अभी चार्ज है 0 कूलम। कितना? 0, कोई चार्ज नहीं है। इस पे 4 कूलम और इस पे 0 कूलम। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम देता हूँ बी, अगर बॉडी बी को बॉडी ए से टच करूं, ये दोनों को आपस में टच करूं, तो हमें पता है अगर ये दोनों कंडक्टर हैं तो ए से चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है और इस पे चार्ज नहीं है। तो जहां पे चार्ज है वहां से चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो यहाँ से चार्ज उठ के यहाँ पे जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज ना हो जाए। तो ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि जो पहली बॉडी है और जो दूसरी बॉडी है, दोनों पे जो चार्जेस है वो कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा, यानी यहाँ पे भी 2 कूलम आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे भी प्लस का 2 कूलम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। तो ये जो 4 कूलम का चार्ज है पहले सिर्फ एक बॉडी पे था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, दोनों को टच करा और ये दोनों
इक्वली डिवाइड हो गए, ये पहले सिखाएगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। मान लो चार्जिंग से पहले ये एक सिस्टम है और फिर ये चार्जिंग के बाद एक ये दूसरा सिस्टम है, ये पहला सिस्टम और ये वही सिस्टम है ना बाद में। तो ये सिस्टम देखो, इस सिस्टम को देखो, इन दोनों चार्जेस को मिला लो तो चार्जिंग से पहले टोटल चार्ज कितना है, +4 + 0। देखो यहाँ पे +4 कूलम + 0 कूलम, तो टोटल चार्ज पहले कितना है चार्जिंग से पहले 4 कूलम। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हो गया। उसके बाद देखो चार्ज कितना हुआ, +2 कूलम + 2 कूलम, अभी भी कितना है 4 कूलम। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो चार्ज जो है ना पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहा है। तो चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। पहले 4 कूलम था तो बाद में भी 4 कूलम मिला। क्रिएट कब होता, जब यहाँ पे 4 था, मान लो यहाँ 5 हो जाता। डिस्ट्रॉय कब होता, जब यहाँ पे 4 था, मान लो यहाँ पे 3 हो जाता। तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो पहले जितना चार्ज था उतना ही रहा। तो यानी चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो ट्रांसफर हुआ, यहाँ से 4 कूलम था तो 2 कूलम उठ के यहाँ पे चला गया, तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो चार्ज जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में। समझ में आ गया। लास्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, जो तीनों प्रॉपर्टी में ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लें हम कि जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी, कोई भी बॉडी में अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी विल एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये स्टेटमेंट है इसका। अगर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल चार्ज का। कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का। तो यहाँ पे अब दो चीज समझनी है कि फंडामेंटल चार्ज क्या है और इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब क्या है। किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऐसे याद रख लो। कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो फंडामेंटल जो चार्ज होगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या मतलब है समझो इसको। पहले फंडामेंटल चार्ज समझ लेते हैं क्या होता है। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है पहले ये देख लो। फंडामेंटल चार्ज, इसी को अपन स्मॉलेस्ट चार्ज भी बोलते हैं ना। तो फंडामेंटल चार्ज बोले आपसे या आपसे बोले स्मॉलेस्ट चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है। स्मॉलेस्ट चार्ज को अगर आपको देखना है तो आपको एटम के अंदर जाओगे और एटम के अंदर जाके आप देखोगे तो एटम में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है या जो प्रोटॉन पे चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये जो चार्ज है ये सबसे छोटा चार्ज है, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा, इससे छोटा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। और यही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है। तो सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो ये है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। या आप ऐसा बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज होता है और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज। अब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्या मतलब है इसका, फंडामेंटल चार्ज तो समझ में आ गया, अब इंटीग्रल मल्टीपल समझना है फंडामेंटल चार्ज का। तो मान लो ये को क्या मान लिया अपन कि कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में से मान लेते हैं अपन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। कितने इलेक्ट्रॉन, इस ऑब्जेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। अच्छा, अगर इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो अब जो ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज कैसा आने वाला है, प्लस की माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गए नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो इस पे जो चार्ज आने वाला है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव। तो चार्ज तो पॉजिटिव आ गया। उसके मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो। एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जो चार्ज आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो चार्ज आएगा।
हाँ है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन जाता तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज आता, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज आया। ये ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इस पे टोटल चार्ज निकालना है तो 2 और ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हमें वो नहीं देखना। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस बॉडी पे जो चार्ज आया है वो देखो ध्यान से क्या है, ये क्या है फंडामेंटल चार्ज और ये क्या है इंटीजर। 1 2 3 4 क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं ना। तो कोई भी फंडामेंटल चार्ज के साथ अगर आप इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंटीजर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे 2 होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो आपको चार्ज कभी ऐसा नहीं मिलेगा 3/2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा, या 1/4 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो कभी भी किसी बॉडी से 3/2 इलेक्ट्रॉन्स या 1/4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे नहीं। तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पे कोई भी जो चार्ज है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चार्ज एग्जिस्ट कैसे करेगा, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर यानी 1 2 3 4 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखो मैं दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ अगर ये नहीं आया समझ में। देखो जैसे मान लो आप स्टेशनरी से पेन लेने गए, अब आप पेन लेने जाओगे तो या तो आप 1 पेन लाओगे या 2 पेन या 3 पेन या 4 पेन ऐसे लाओगे ना। आप स्टेशनरी में जाके ये तो नहीं बोलोगे मुझे 1.5 पेन दे दो, मुझे 2.5 पेन दे दो, है ना, मुझे 1.4 पेन दे दो, ऐसा तो कोई बोलोगे नहीं। तो जो पेन है ना वो इंटीजर फॉर्म में मिल रहा है। पेन कैसा मिल रहा है भाई, इंटीजर के फॉर्म में मिल रहा है। उसी तरह जो चार्ज मिलेगा वो इंटीजर फॉर्म में मिलेगा फंडामेंटल चार्ज के, यानी इंटीजर फॉर्म में मिलेगा और उसका मल्टीप्लाई करो फंडामेंटल चार्ज से। देखो आसान है, मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आने वाला है वो आएगा नेगेटिव, पहली चीज। अब कितना नेगेटिव आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 4, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4E, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो इंटीजर के फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए कोई बॉडी पे जब चार्ज आएगा वो इंटीजर के फॉर्म में ही आएगा, है ना। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। देखो कोई भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है Q टोटल वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Q इक्वल्स टू NE। E क्या था, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना, फंडामेंटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, और N क्या हो सकता है, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है +-1 +-2 और +-3 कुछ ऐसा करके हो सकता है। और E क्या है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि कोई भी चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा किसी भी सिस्टम पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा E का, है ना। यानी N की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इंटीजर होगी, बस याद रखना N की वैल्यू जो होगी हमेशा इंटीजर होगी, वो फ्रैक्शंस में या पॉइंट में नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी चार्ज की।